हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अरुणाचल में बॉर्डर पर ताजा विवाद के बीच चीन जा रहे एनएसए अजीत डोभाल जी। दोस्तों, 23 साल पुराना वाजपेयी का चीन चैनल फिर हुआ एक्टिव। डोभाल जाएंगे बीजिंग, क्या होगी बात, किन मुद्दों पर होगी चर्चा, सबसे पहले आपको बताएंगे आखिर क्यों अचानक लिया गया ये बड़ा फैसला कि एक दिन पहले ही जानकारी साझा की गई कि आज ही चीन के लिए निकल रहे हैं अजीत डोभाल जी। बताएंगे सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे क्या इस्लामिक नाटो में शामिल होगा ईरान। मुनीर के दौरे से बढ़ गई हलचल। जी हां, अमेरिका ईरान में मध्यस्थता को फिर बेचैन हुआ पाकिस्तान। क्या वाकई में कुछ ऐसा है या कुछ और है, बात क्या बनेगी, क्या पूरा होगा मुनीर का मंसूबा, क्या है जानकारी दोस्तों। वहीं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बड़ा खुलासा किया दोस्तों कि पीएम मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारत की शर्तें थी वो भूल गए थे डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, G7 शिखर सम्मेलन को लेकर बड़ा खुलासा किया यूएस राजदूत सर्जियो गोर ने। तो वहीं क्या तुर्की इजराइल युद्ध में शामिल होगा, नाटो आर्टिकल 5 की क्या है शर्तें, जिससे टेंशन में है एर्दोगन। वहीं दोस्तों, अगर आप भी रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काम की बहुत बड़ी खबर है, चौंका देने वाली जानकारी। एक तरफ जहां पर देश में बिछेगी 1800 किलोमीटर की लंबी नई गैस पाइपलाइन, तो वही सिलेंडर होल्ड करने वालों के लिए चौंकने वाली जानकारी सामने आई है दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट्स आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि जहां पर भी अजीत डोभाल जी की बात होती है वहां मामला अपने आप ही सुलझ जाता है और भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अरुणाचल में बॉर्डर पर ताजा विवाद के बीच एनएसए अजीत डोभाल जी जा रहे हैं चीन की यात्रा पर दोस्तों। वहां जाकर वो सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होंगे जो दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। जी हां, माना यह जा रहा है कि आज ही अजीत डोभाल जी चीन की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार डोभाल जी के मंगलवार को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के तहत अपने चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री वांग यी से मिलने की उम्मीद है। यह बातचीत का 25वां दौर होगा दोस्तों। इस मैकेनिज्म को 2003 में 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर विवाद को सुलझाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के मकसद से बनाया गया था। जी हां दोस्तों, अजीत डोभाल जी का चीन दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये अगले महीने ही नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से ठीक पहले हो रहा है। जी हां, हालांकि दोनों पक्षों की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जिनपिंग 12 से 13 सितंबर को होने वाले इस शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। अगर ब्रिक्स सम्मेलन में जिनपिंग भारत आते हैं तो ये 7 सालों में उनकी भारत की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग की पिछली मुलाकात अगस्त 2025 में चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। जी हां दोस्तों, ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को एक मीडिया कार्यक्रम में फिर से कहा कि सीमा पर हालात ही भारत चीन के बीच कुल मिलाकर रिश्तों की दिशा तय करेंगे। जयशंकर जी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि 2020 की गर्मी और 2024 की शरद ऋतु के बीच हमने बहुत मुश्किल दौर देखा और ये मुख्य रूप से सीमावर्ती इलाकों की स्थिति का नतीजा था। उन्होंने LAC के लद्दाख सेक्टर में 4 साल से ज्यादा समय तक चले सैन्य टकराव का जिक्र किया, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को 6 दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत का जो तंत्र था वो वर्ष 2003 में बना लिया गया था। इसका मकसद करीब 3488 किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़े विवाद का राजनीतिक समाधान तलाशना और दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए मतभेदों को संभालना था। अब तक इस तंत्र के तहत 24 दौर की बातचीत हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि यह व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान बनी थी। इसके बाद से ये संवाद चैनल भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत का एक अहम माध्यम बना हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों। वाकई में बड़े ही सेंसिटिव समय में अजीत डोभाल जी की चीन यात्रा हो रही है दोस्तों, वो भी तब जब अरुणाचल में बॉर्डर पर ताजा विवाद बना हुआ है। लगातार चीन की हरकतें और नापाक साजिशें देखी जा रही हैं अरुणाचल क्षेत्र को लेकर। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं अजीत डोभाल जी चीन यात्रा करके कहीं ना कहीं बातों को सुलझा ही लेंगे और भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे, तो वीडियो को लाइक करके, सबसे पहले अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में ऑल द बेस्ट अजीत डोभाल जी लिखना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें
क्या इस्लामिक नाटो में शामिल होगा ईरान? मुनीर के दौरे से बढ़ गई हलचल दोस्तों। अमेरिका से तनाव और मक्का एग्रीमेंट के बीच मुस्लिम देशों की घेराबंदी मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुकी है। खबर यह आ रही है कि ईरान को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए ऑफिशियल इन्विटेशन मिला है। इससे पहले इस एग्रीमेंट पर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने साइन किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी तेहरान पहुंच रहे हैं। हालांकि उनका दौरा क्षेत्रीय इलाकों में शांति स्थापित करने पर जोर देने को लेकर है दोस्तों। अल मायादीन की शनिवार को आई एक रिपोर्ट की माने तो ईरानी संसद की न्यूज एजेंसी के चीफ मेहदी रहीमी ने इस इन्विटेशन के बारे में जानकारी साझा की है। अधिकारी ने यह भी बताया कि इस प्रस्ताव पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। इधर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब में 7 अगस्त को एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। AFP रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से बयान में इन देशों ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन करने की घोषणा की है। इसके तहत अगर किसी भी देश में एक बार फिर से सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ तो हॉर्मुज पर अमेरिकी कब्जे का दावा कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने इस कदम का स्वागत भी किया। उन्होंने कहा है कि वे खुश हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में और आखिरकार मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर ही लिया है। उन्होंने इसे साहसिक और ऐतिहासिक कदम करार दिया। तो इधर बांग्लादेश भी इस समझौते में शामिल होने को लेकर सकारात्मक नजर आ रहा है। विदेश मामलों के नवनियुक्त राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इस समझौते में शामिल होने को लेकर ये बयान दिया है दोस्तों। ईरानी संसद की खाने मिल्लत न्यूज एजेंसी के प्रमुख मेहदी रहीमी ने चैनल को बताया कि ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का न्योता मिला है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है। रहीमी ने आगे कहा कि इस क्षेत्र के देश क्षेत्रीय सुरक्षा कवच बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि ये ईरान की जीत है क्योंकि वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। दोस्तों, ईरान को लुभाने के लिए तुर्की ने जो है वो मक्का पैक्ट की तुलना नाटो से कर डाली। जी हाँ, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इस समझौते की तुलना नाटो से की है, लेकिन जोर देकर कहा है कि यह समझौता ईरान या किसी खास देश के खिलाफ नहीं है। सदस्य देशों ने पहले ही डिप्लोमेटिक और मिलिट्री तालमेल के लिए सिस्टम बनाना शुरू कर दिया है। इसमें विदेश और रक्षा मंत्रियों व मिलिट्री कमांडरों के बीच बैठ के संयुक्त अभ्यास और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग शामिल है। दोस्तों, ऐसे में जरूरी सवाल का जवाब आपको बताते हैं, जहां सवाल यही है कि मक्का पैक्ट में अगर ईरान शामिल हो जाता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, मक्का पैक्ट में अगर ईरान शामिल होता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। ईरान वर्तमान में हॉर्मुज जल डमरू मद को नियंत्रित कर रहा है। अमेरिका के लाख दावे के बावजूद चुनिंदा जहाज ही ईरान की मंजूरी के बिना हॉर्मुज को पार करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत ने ईरान के चाबहार में लाखों डॉलर का निवेश किया है। ईरान उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा में शामिल है, जो भारत से मध्य पूर्व के रास्ते रूस और यूरोप के देशों तक व्यापार का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में ईरान मक्का पैक्ट के तहत भारत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वाकई में दोस्तों, ये बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर। देखते हैं क्या वाकई में ईरान इस मक्का पैक्ट में शामिल होता है या नहीं होता है, क्योंकि ईरान ना तो तुर्की है ना तो सऊदी। छोटा देश बेशक है, लेकिन किसी भी सुरक्षा समझौते में शामिल होने से पहले वो हजारों बार सोचता है हर एक एंगल से। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों? आपको क्या लगता है, क्या ईरान इसमें शामिल होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? दोस्तों, देखते हैं अब आपकी क्या है राय इस पर, और आप वर्ल्ड डिप्लोमेसी को कितना समझ पा रहे हैं। दोस्तों, जाहिर तौर पर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां वहीं ईरान के नए सुरक्षा प्रमुख ने बड़ी चेतावनी दे दी है। कह दिया है कि जो भी पड़ोसी देश अमेरिका की आर्थिक जंग में शामिल होगा उसको दुश्मन माना जाएगा। जी हां दोस्तों, क्या ये भारत के लिए कोई संदेश तो नहीं? बता दें, ईरान की टॉप सिक्योरिटी बॉडी के नए प्रमुख ने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि वे तेहरान पर आर्थिक दबाव डालने की अमेरिका की नई कोशिशों में शामिल ना हो और क्षेत्र में अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। तो वहीं उधर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपने उस अजीब दावे को दोहराया कि अब हॉर्मुज जल डमरू मद अमेरिका का इलाका है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए प्रमुख मोहसेन रेजाई ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका द्वारा छेड़ी गई आर्थिक जंग में शामिल होते हैं तो ईरान खाड़ी से तेल ले जाने वाले उन रास्तों को निशाना बना सकता है जो हॉर्मुज जल डमरू मद का विकल्प है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि ऐसे देशों को दुश्मन माना जाएगा और हम उनके हितों को निशाना बनाएंगे। ये बहुत बड़ी धमकी दी है दोस्तों ईरान ने अपने पड़ोसियों को, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये कड़ा मैसेज है।
क्या इस पर आपकी राय? वहीं बता दें, क्या तुर्की इजराइल युद्ध में शामिल होगा नाटो? आर्टिकल 5 की क्या है शर्त जिससे टेंशन में आ गया है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन? बता दे, तुर्की और इजराइल के बीच तनाव जो है वो चरम पर है। ऐसे में दोनों देशों में गाजा, लेबनान और सीरिया को लेकर गंभीर तनातनी बनी हुई है। दोस्तों, हालात इतने खराब है कि इजराइल और तुर्की में युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा। तुर्की नाटो सदस्य है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या होगा अगर मध्य पूर्व की दो सबसे ताकतवर सेनाएं एक दूसरे पर हमला करने लगे। अगर इजराइल तुर्की की जमीन पर सीधे हमला करता है तो अंकारा को नाटो के आर्टिकल 5 के तहत सामूहिक सुरक्षा की मांग करने का मजबूत आधार मिल सकता है। ऐसे में क्या नाटो अपने सदस्य तुर्की को बचाने के लिए अमेरिका के सबसे करीबी देश इजराइल से युद्ध की हिमाकत करेगा? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि सीरिया को लेकर इजराइल और तुर्की में टकराव गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। 18 अगस्त को तुर्की के एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद इजराइल ने उत्तर पश्चिमी सीरिया में अबू अल दुहूर एयरबेस पर हमला किया। इजराइल का दावा था कि उसने ये कदम वहां तुर्की की सैन्य तैनाती को रोकने के लिए उठाया था। तुर्की ने इस हमले की निंदा की, जबकि सीरियाई सरकार ने इस बात से इनकार किया कि वहां कोई अस्थायी तुर्की बेस बनाने की योजना थी। ये विवाद सीरिया के भविष्य को लेकर चल रहे व्यापक संघर्ष को दिखाता है। तुर्की सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा के सबसे अहम क्षेत्रीय समर्थकों में से एक है। वो सीरिया की सैन्य शक्ति बढ़ाने में मदद कर रहा है। वहीं इजराइल अपनी सीमा के पास ऐसे किसी भी सैन्य बुनियादी ढांचे को बनने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे वो अपने लिए खतरा मानता है। इससे एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इजराइल किसी भी ऐसी जगह पर हमला कर सकता है जहां तुर्की के सैनिक उपकरण या विमान मौजूद हो। ऐसे में तुर्की और इजराइल में सैन्य संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है। ऐसे में वही सवाल दोस्तों, क्या नाटो इजराइल पर करेगा अटैक तुर्की को बचाने के लिए? समंदर या हवा में टकराव एक अलग कानूनी सवाल खड़ा कर सकता है। इस संधि में भूमध्य सागर में सहयोगी देशों के जहाजों और विमानों का साफ तौर पर जिक्र है। इसका मतलब है कि अगर तुर्की के किसी युद्धपोत या सैन्य विमान पर हमला होता है तो अंकारा के पास आर्टिकल 5 के तहत सुरक्षा की मांग करने के लिए एक मजबूत तर्क होगा। आर्टिकल 5 का मतलब ये नहीं है कि नाटो अपने आप इजराइल पर हमला कर देगा। आर्टिकल 5 भी तभी लागू किया जाता है दोस्तों तो भी नाटो सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं करेगा। जी हाँ, हर सदस्य देश के लिए जरूरी है कि वो उस सहयोगी देश की मदद करे जिस पर हमला हुआ है, लेकिन संधि हर देश को यह तय करने की आजादी भी देती है कि वो क्या कार्रवाई जरूरी समझता है। इस मदद में सैन्य बल का इस्तेमाल शामिल हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। इसके बजाय नाटो सदस्य तुर्की के इलाके की सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी, हवाई सुरक्षा, निगरानी, लॉजिस्टिक्स या सेनाएं मुहैया करा सकते हैं। इजराइल के मामले में इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि नाटो के फैसले राजनीतिक और सैन्य दोनों तरह के होते हैं और किसी भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका की भूमिका सबसे अहम होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों? हमने अपनी पूरी बात रख दी, आप भी अपनी राय दीजिएगा। क्या तुर्की इजराइल के युद्ध में नाटो शामिल होगा? क्या नाटो अपने सदस्य तुर्की को बचाने के लिए अमेरिका के सबसे करीबी देश इजराइल से युद्ध की हिमाकत करेगा? आपकी क्या है राय दोस्तों? वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर, चंडीगढ़ में बड़ी आतंकी साजिश हुई नाकाम। बस स्टैंड के पास संदिग्ध आईईडी बरामद। जी हां दोस्तों, पकड़े गए संदिग्ध बता दें चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास से संदिग्ध आईईडी और अन्य सामान बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस स्टेशन 36 में यानी चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चंडीगढ़ में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की संभावित योजना थी। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध पंजाब के तरन तारण के रहने वाले हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने कहा कि घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है और सभी जरूरी सुरक्षा और रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। लोगों से शांत रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई है। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान सत्यापन के बाद उचित समय पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वाकई में चौंका देने वाली खबर थी। वहीं बता दें अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बड़ा खुलासा। G7 मीटिंग में पीएम मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की शर्त भूल गए थे ट्रंप। आपको बता दें दोस्तों, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एक द्विपक्षीय बैठक को लेकर बड़ा और दिलचस्प खुलासा किया है। सर्जियो गोर के मुताबिक G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई इस बैठक में भारत की तरफ से मीडिया के सवालों से बचने का अनुरोध किया गया था, लेकिन बातचीत खत्म होते ही डोनाल्ड ट्रंप ये बात भूल गए और 45 मिनट तक सवाल जवाब का दौर चलता रहा। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में इस किस्से को साझा करते हुए सर्जियो गोर ने बताया कि मुलाकात से ठीक पहले वे
मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप स्टेज के पीछे मौजूद थे। उस वक्त ट्रंप ने उनसे पूछा था कि भारतीय पक्ष किन मुद्दों को उठाएगा और क्या उनकी कोई विशेष मांग है। सर्जियो गोर ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति को बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय का केवल एक ही आग्रह है कि मीडिया को अंदर आने दिया जाए, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस या सवाल जवाब ना हो। इस पर ट्रंप ने कहा था बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। राजदूत ने आगे बताया कि जैसे ही दोनों नेता बैठे कमरे में करीब 50 कैमरे आ गए। पीएम मोदी और ट्रंप दोनों ने कुछ मिनट अपनी बात रखी, लेकिन जैसे ही औपचारिक बयान खत्म हुआ ट्रंप ने कैमरे की ओर देखते हुए अचानक से कह दिया कि एनी क्वेश्चन। ट्रंप ने के इतना कहते ही माहौल पूरे तरीके से बदल गया और मीडिया ने सवालों की झड़ी लगा दी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें सभी बड़े मुद्दों पर खुलकर बात हुई। हालांकि सर्जियो गोर के इस बयान पर फिलहाल भारत सरकार या विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पीएम मोदी को लेकर काफी बवाल भी मचा था दोस्तों, काफी सवाल भी खड़े किए गए थे। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, वहीं आपको बता दें। बलूचिस्तान से पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की तैयारी, सड़कों और एयरपोर्ट्स से हटेंगे जिन्ना इकबाल के नाम। दोस्तों, पाकिस्तान से कथित आजादी का ऐलान का दावा करने के बाद बलूचिस्तान के नेताओं ने उससे जुड़े नामों को भी बदलने का ऐलान कर दिया है। विद्रोही बलूच नेताओं ने कहा है कि उन्होंने बलूचिस्तान के सार्वजनिक जगहों से पाकिस्तान से जुड़े नामों और प्रतीकों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया है। इस कदम को बलूचिस्तान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को बहाल करने की कोशिश बताया गया है। इस बदलाव की जानकारी विदेश में रह रहे बलूच नेता मीर यार बलूच ने की है। प्रस्तावित प्रक्रिया के तहत सड़कों, हाईवे, अस्पतालों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, शिक्षण संस्थानों, गलियों, चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के नामों की समीक्षा की जाएगी जो पाकिस्तान, ब्रिटेन या पहले के विदेशी शासन और कब्जे का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेटा और बलूचिस्तान के अन्य हिस्सों में जिन्ना रोड, फातिमा जिन्ना रोड और इकबाल रोड जैसे नामों को धीरे धीरे बलूचिस्तान के प्राचीन इतिहास, भूगोल, संस्कृति, शहीदों, राष्ट्रीय नेताओं और ऐतिहासिक हस्तियों से जुड़े नामों से बदलने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों, बलूचिस्तान में से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के एक एक निशान को मिटाने की तैयारी में जुट गए हैं बलूच विद्रोही। ऐसे में बलूच नेता के इस ऐलान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दोस्तों, शहबाज और मुनीर के पैरों तले जमीन खिसकना तय माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने पीओके को बना दिया नरक। ब्रिटेन के सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र, दखल की कर डाली मांग। जी हाँ, पीओके में बिगड़ते हालात को लेकर 70 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही पाकिस्तानी बलों द्वारा किए जा रहे नरसंहार को खत्म करने और नागरिकों की जान की सुरक्षा के उपाय करने की अपील भी की गई है। ब्रिटिश सांसदों की अपील क्षेत्र में बढ़ती हिंसा और दुर्व्यवहार के बीच आई है, जहां पाकिस्तानी बलों की क्रूर कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। क्षेत्रों में अभी भी सख्त नाकाबंदी, कर्फ्यू और पूरे तरीके से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट लागू है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संबोधित पत्र में ब्रिटिश सांसदों ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में मौतों, संचार पर प्रतिबंधों, मनमानी गिरफ्तारियों, आवश्यक आपूर्ति में व्यवधान और शांतिपूर्ण नागरिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति पर लगाम की रिपोर्टों ने काफी चिंता पैदा की है। हमने ब्रिटिश कश्मीरियों से भी लगातार सुना है जो संबंधित क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के एक प्रवक्ता ने पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता को लेकर आवाज उठाई थी और कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान इस तरह का अत्याचार करने को लेकर पाकिस्तानी सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं दोस्तों, इमरान खान को लेकर क्रिकेट जगत में बेचैनी। 22 पूर्व क्रिकेटरों ने शहबाज से रख दी 3 मांगे। कपिल गावस्कर भी साथ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की स्थिति को लेकर एक बार फिर पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के एक समूह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। पत्र में भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव और सुनील गावस्कर के हस्ताक्षर भी हैं। इसमें शहबाज शरीफ से अपील की गई है कि वे पूर्व पाकिस्तानी कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान को सही मेडिकल ट्रीटमेंट दे। इमरान खान की हेल्थ को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ये चिट्ठी सामने आई है। वहीं ये पत्र उन खबरों के बीच आया है जिनमें कहा गया है कि इमरान खान को लेकर अदालत की ओर से निर्देशित मेडिकल जांच में बाधा डाली गई और उसका पालन नहीं किया गया। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान ने साल 1992 में अपने मुल्क को पहला विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वो 3 साल से भी ज्यादा समय से हिरासत में है। उधर आपको बता दें, 100% स्वदेशी AK-203 शेर राइफल हर 1.5 मिनट में होगी तैयार। डिफेंस सेक्टर में भारत को बहुत बड़ी कामयाबी। दोस्तों, आपको बता दें,
डिफेंस सेक्टर में भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत ने पूरे तरीके से स्वदेशी AK-203 शेर राइफल का परीक्षण कर लिया है। अगले महीने इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये राइफल पूरे तरीके से स्वदेशी है। मेजर जनरल SK शर्मा ने टेस्ट फायरिंग का एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी साझा की। कहा कि भारत ने पूरे तरीके से स्वदेशी AK-203 शेर राइफल का प्रोटोटाइप बना लिया है और उसका परीक्षण किया है। इस हथियार के लिए सेना के ट्रायल इस साल सितंबर में शुरू हो जाएंगे। दोस्तों वाकई में भारत के लिए ये बड़ा ही गर्व का पल है। ऐसे में मेरा भारत महान कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिक्वेस्ट, अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों। दुश्मनों को मजा चखाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि खबर जानकर उनकी भी हालत खराब हो जाए। वहीं आपको बता दें, गैस संकट से बांग्लादेश की हालत पस्त। 100 से ज्यादा फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप, जिस वजह से हजारों श्रमिकों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया। दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में चल रहे गंभीर सैन्य तनाव ने बांग्लादेश की हालत पस्त कर दी है। रही सही कसर भारत के साथ खराब संबंधों ने पूरी कर दी। जी हाँ, इसके चलते बांग्लादेश में 21 जुलाई से शुरू हुआ गैस का संकट अब तक देश के औद्योगिक क्षेत्रों पर गंभीर असर डालने लगा है। गैस की भारी कमी के चलते कई फैक्ट्रियों ने उत्पादन घटा दिया है। यही नहीं, कुछ इकाइयों को बंद करके हजारों श्रमिकों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके चलते मुल्क में कोहराम मचा है और सरकार को राहत देने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। वाकई में भारत से पंगा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है बांग्लादेश को। और तारिक रहमान जितनी अकड़ भारत को दिखा रहे हैं कि वो ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे या वो भारत की यात्रा नहीं करेंगे, लेकिन हम लिख कर दे रहे हैं दोस्तों, बांग्लादेश की ऐसी हालत खराब होगी भारत के बिना कि तारिक रहमान एक बार क्या 2-2, 3-3 बार भारत की यात्रा करेंगे। बेशक वो ब्रिक्स में ना आए लेकिन भारत की यात्रा अवश्य करेंगे। वहीं दोस्तों चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है वहीं से। बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या का एक मामला सामने आया है, जहां पर हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद उसी घर में नहाए और खाया पिया, फिर 6 घंटे बाद हुए फरार। जी हां, रंगपुर, बांग्लादेश के रंगपुर में एक हिंदू परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि परिवार ने घर की छत पर बैठकर याबा नाम का नशीला पदार्थ लेने का विरोध किया था। इसके बाद 2 आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार के 4 लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी। लेकिन वही कुछ ही घंटे बीत जाने के बाद इस हत्या के मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने परिवार के 4 लोगों की हत्या की। इसके बाद वे करीब 6 से 8 घंटे तक उसी घर में छिपे रहे। इस दौरान उन्होंने खाना खाया, फ्रिज से खीरा निकाला, खजूर भी खाए। इसके बाद आरोपियों ने घर में नहाया और फिर वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने कच्चे तेल के टैंकर MT सनमार हेराल्ड को हाई रिस्क बाबा अलमंदेब स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से पार कराया। इंडियन नेवी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी साझा की, जो आप देख पा रहे हैं कि 20 अगस्त को नौसेना की मिशन तैनात यूनिट ने टैंकर की सुरक्षित आवाजाही पर नजर रखी। दोस्तों बाब अलमंदेब जलडमरू मध्य लाल सागर, हिंद महासागर और सुएज नहर को जोड़ने वाला एक बहुत ही खास समुद्री मार्ग है। भारत के लिए रणनीतिक रूप से इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पश्चिम एशिया से आने वाले तेल और दूसरे जरूरी सामान की सप्लाई भी इस समुद्री रास्ते से ही प्रभावित होती है। यानी यहाँ अगर किसी तरह का तनाव या जहाजों की आवाजाही में रुकावट आई तो उसका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। ऐसे में शिपिंग लागत और तेल की कीमतों पर तगड़ा असर पड़ेगा। ऐसे में इस रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना लगातार इस इलाके में निगरानी और सुरक्षा अभियान चला रही है। वहीं आपको बता दें, आरक्षण में सुधार करो की गूंज, कनॉट प्लेस में जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। पुलिस ने कई को लिया हिरासत में। दोस्तों दिल्ली के कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में रविवार को जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ और इस व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर करीब 300 लोग जमा हुए। इनमें से 20 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां ले रखी थी। उन्होंने आरक्षण एवं सरकारी मदद के लिए पात्रता तय करते समय आर्थिक मानदंडों को महत्व देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। उनकी दलील थी कि मदद जाति से परे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पुलिस ने बताया कि बिना अनुमति कनॉट प्लेस पर जमा हुए 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के वक्त मौके पर पुलिस बल की भारी मौजूदगी रही। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग क्रीमी लेयर का नियम लागू करने और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने की है। प्रदर्शनकारियों ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित नीतियों में बदलाव की भी मांग की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमारा सवाल आपसे यही है कि जो इनकी मांगे है वो सही है या गलत। देखते हैं आपकी क्या है इस सेंसिटिव मुद्दे पर राय। दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। जो भी इस खबर को देख रहे हैं बताना मत भूलिएगा आप लोग क्या सोचते हैं रिजर्वेशन को लेकर।
उधर आपको बता दें एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी खबर। देश में बिछेगी 1800 किलोमीटर लंबी नई गैस पाइपलाइन, इन 6 राज्यों को मिलेगा बड़ा फायदा। जी हाँ, यदि आपके रसोई घर में भी एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। आने वाले समय में देश में एलपीजी की सप्लाई व्यवस्था में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड बोले तो पीएनजीआरबी ने करीब 7,000 करोड़ रुपए के अनुमानित इन्वेस्टमेंट से लगभग 1800 किलोमीटर लंबी नई एलपीजी पाइपलाइन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन नई पाइपलाइनों के जरिए देश के विभिन्न राज्यों तक एलपीजी पहुंचाने की व्यवस्था पहले के मुकाबले काफी मजबूत और सुरक्षित होगी। पीएनजीआरबी द्वारा मंजूर की गई ये 3 खास एलपीजी पाइपलाइन परियोजनाएं देश के 6 राज्यों बोले तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और गोवा तक फैलेगी। इन परियोजनाओं के तहत निम्नलिखित 3 रूट तैयार किए जाएंगे, जिसमें पहला है चेरलापल्ली से नागपुर, दूसरा झांसी से सितारगंज, तीसरा है शिक्रापुर से गोवा और हुबली। लेकिन ऐसे में चौंका देने वाली जानकारी ये भी है दोस्तों कि जहां जहां पीएनजी की पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी वहां पर बंद होंगी एलपीजी सिलेंडर, यानी जिनके भी घर में अब पीएनजी पाइपलाइन होंगी वहां पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। जी हां, केंद्र सरकार देश के इस घरेलू रसोई गैस सिस्टम में ये बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। जिन इलाकों में पहले से पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस का नेटवर्क मौजूद है वहां अब एलपीजी सिलेंडर की जगह पाइप वाली गैस के इस्तेमाल को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया। ये कदम गैस वितरण कंपनियों और तेल कंपनियों के बीच तालमेल बैठाकर घरों को तेजी से पाइपलाइन से जोड़ने के लिए उठाया गया है दोस्तों। इसका मतलब साफ है कि एक साथ आप एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन नहीं रख पाएंगे। अगर पीएनजी यानी पाइप्ड कनेक्शन है तो सिलेंडर आप नहीं रख पाएंगे, और अगर सिलेंडर है तो पीएनजी कनेक्शन आप ना ले तो बेटर होगा। ये कहना है गवर्नमेंट का। दोस्तों क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और जाते जाते आप सभी से एक सवाल भी है, कमेंट में बताइएगा जिनको भी इनका आंसर पता हो कि आदेश और निर्देश में क्या फर्क होता है। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद भी अवश्य कहिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।